हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डिकोड आईटी। और हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, राइट। और फिज़िक्स का ये लेक्चर हम किस पे डिस्कस कर रहे हैं? नेचुरल फिनोमेना पे। तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी थी, चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आज इसको हम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, राइट। चलिए तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे, राइट। And before moving forward, as I always say, please subscribe to our social media handles and also please leave us a review on Google as well. Thank you so much. चलिए जल्दी से आज आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लाइटनिंग, है ना। टुडे वी विल स्टार्ट विद लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा आपने देखा होगा कि भाई जब बारिश पड़ती है ना, जब बहुत बड़े बड़े काले काले बादल हो जाते हैं, है ना, तब लाइटनिंग होती है ना। थंडर साउंड आपको सुनाई देता होगा, इस टाइप की लाइटनिंग क्रिएट होती है ना। तो ये लाइटनिंग क्या है? दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग, है ना। बेसिकली क्या होता है ये? दिस इज़ अ करंट जो बेसिकली क्लाउड से ज़मीन में फ्लो कर जाता है ना। ये जो लाइटनिंग आपको दिखती है वो क्या होता है? ये जो होती है ना, बहुत बार देखा बिजली कड़क रही है, बिजली कड़क, ऐसे बोलते हैं ना, बिजली कड़क रही है। बिजली कड़क रही है का क्या मतलब है? जो थंडर साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज़ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ जनरेटेड बाय द क्लाउड्स, है ना। तो होता क्या है, सिंपल पहले आपको समझा देता हूँ होता क्या है। होता ये है कि जो क्लाउड्स होता है उसमें से एक करंट पास हो जाता है ज़मीन पे, है ना, और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक स्पार्क क्लाउड से ज़मीन में चला जाता है ना, और वही दिखता है एज बिजली, वही हमको एज अ बिजली दिखता है ना। और ये एक क्रैकलिंग साउंड क्रिएट करता है, जिसको हम थंडर बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? थंडर बोलते हैं, है ना। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है? अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो एयर है वो तो एक पुअर कंडक्टर है, हमने अभी पढ़ा, है ना, कंडक्ट करती नहीं है, इट इज़ अ नॉन कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर। तो कैसे फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क जो है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्लाउड से क्या बोलते हैं, ज़मीन में आ जाती है ना। आपने बिल्कुल सही सोचा कि जो एयर है दैट इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, है ना। बट होता क्या है कि जब करंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये जो करंट का मैग्नीट्यूड होता है ना, जो इसमें क्लाउड्स में से निकलता है, दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा, लैक्स ऑफ वोल्ट्स होता है ना, लैक्स ऑफ एम्पियर, सॉरी, इतना ज़्यादा करंट होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज पास करता है ना। तो अब होता कैसे है और क्या होता है ना। क्लाउड्स में बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे समझो कि ऐसा समझा गया कि क्लाउड्स में जो, अच्छा, क्लाउड्स पहले बनते कैसे? उस समय होता क्या है कि वार्म एयर ऊपर जाती है ना, वार्म एयर ऊपर जाती है, कंडेंस होती है ना, फिर क्लाउड्स बनते हैं। अच्छा, क्लाउड्स में भी क्या होता है कि जो एयर होती है ना वो वार्म ऊपर जा रही होती है ना, और ऊपर से कोल्ड एयर नीचे आ रही होती है, ठीक है, ऐसा होता रहता है। तो ऐसा माना गया है कि इसकी वजह से क्लाउड्स में चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। और चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है क्लाउड्स का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ऊपर वाला जो पार्ट है क्लाउड्स का दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और ये बहुत ज़्यादा बड़े मैग्नीट्यूड पे चार्जेस होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े। और जो नीचे वाला पार्ट है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। और होता क्या है कि जो ग्राउंड होता है, लेट्स से दिस इज ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है दैट ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या होगा? अब होता यह है कि ऑल्दो नॉर्मली तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो चार्जेस होते हैं ये इतने हैवी होते हैं, इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होते हैं कि फाइनली एयर जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। एयर का जो मीडियम है दैट ब्रेक्स डाउन, आगे आप पढ़ोगे, दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये आप पढ़ोगे 12th में, है ना। तो जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की, है ना, वो ब्रेक डाउन कर जाता है। बेसिकली एयर, आप ऐसे समझो कि एयर पहले तो रेजिस्ट कर रही होती है चार्जेस के फ्लो को, बट जब इतना ज़्यादा करंट आ जाता है, इतना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन हो जाता है कि एयर टूट जाती है ना। ऐसे समझो कि एयर ब्रेक डाउन कर जाती है और फाइनली ये जो चार्जेस हैं नेगेटिव वाले, ये फ्लो कर जाते हैं ग्राउंड में। और जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं, है ना, तो एक फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट। तो ये जो चार्जेस जब फ्लो करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज
ग्राउंड में, तो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है ना, और वो बहुत बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स का होता है, बहुत कड़ाके की डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो बहुत हाई ऑर्डर का करंट होता है वो, जो कि एयर से पास करता है और ग्राउंड में चला जाता है ना, वही हमको दिखता है एज लाइटनिंग, है ना। और सिंस जब ये करंट पास करता है तो गैसेस को आयनाइज करता है, जो हवा में गैसेस होती हैं उसको आयनाइज करता है, जिसकी वजह से थंडर साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तभी आपने देखा होगा कि जो कभी आप ध्यान से देखना लाइटनिंग को, है ना, एक क्या बोलते हैं, आपको दिखेगा कि ब्लू ब्लू कलर का भी होता है थोड़ा सा साइड, दैट कलर कम्स ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना। तो वो थंडर आता है, इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता है, कुछ लाल लाल भी होता है थोड़ा थोड़ा, है ना, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। वो हीट जो होती है ना, वही हमको एज लाइट दिखती है, इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होती है कि हमको एज ए लाइटनिंग दिखता है वो, है ना। समझ में आ रही बात। तो थंडर साउंड प्रोड्यूस होती है उससे, ठीक है, किससे, गैसेस के आयनाइजेशन से, और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होकर ग्राउंड में पहुंच जाता है। समझ में आई बात, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग, इसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग। अब होता क्या है कि अब ऐसा बोला जाता है कि भाई जब ऐसा हो रहा होता है ना, जब ऐसे थंडर स्टॉर्म आ रहा होता है, तो हमको मतलब किसी छोटी कहीं बड़े टावर से चिपक के नहीं खड़ा होना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ हो तो हमको घर के अंदर रहना चाहिए, है ना, ऐसा बोलते हैं। कहीं बाहर खड़े हो तो कोई बहुत ओपन स्पेस में चले जाके खड़े हो जाओ, है ना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट आपके पास ना आए। कैसे, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो एक बिल्डिंग है बड़ी सी और ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज है और बिल्डिंग पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पहले कौन सा, कहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे कि यहाँ पे। तो लाइट जो है ना, लाइटनिंग जो है, करंट जो है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेता है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा करंट। तो जो भी ग्राउंड से अटैच्ड बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे ये पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गई, उस पर डिस्चार्ज पहले आता है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ है, यहाँ से लेकर शॉर्टेस्ट पाथ से ये चली जा रही है, ऊपर है ना, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक स्पार्क डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाता है पहले, रादर देन यहाँ पे जाने से, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ लेता है हमेशा। ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, है ना, समझ में आ रही बात। तो इस वजह से बोला जाता है कि आपको कभी छत पे खड़े नहीं होना चाहिए, कभी मतलब बाहर अगर हो तो ओपन स्पेस में जाके खड़े हो जाओ, है ना, कभी पेड़ वेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ये सब बोला जाता है ना। क्योंकि ये क्यों बोला जाता है, मान लो आप पेड़ के नीचे चले गए, अब लाइटनिंग का टेंडेंसी होगा कि पहले पेड़ पे ही गिरे, क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अभी जो भी ग्राउंड से कनेक्टेड है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे बिल्डिंग्स इफेक्ट ना हो, है ना, इसके लिए हमने क्या किया है, कुछ चीज़ें बनाई हैं दैट आर कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं कि जब बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बिल्डिंग के साइड में एक ऐसे मेटालिक कंडक्टर डाल देते हैं। ये जो मेटालिक कंडक्टर होता है ये ग्राउंड से कनेक्टेड रहता है। अच्छा, जो कंडक्टर होता है दे आर, मतलब जो चार्जेस होते हैं उसको कंडक्ट करता है, जो कंडक्टर होता है दैट बेसिकली कंडक्ट्स द चार्जेस टू द ग्राउंड, है ना। तो होता है कि जब भी लाइटनिंग इसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा, सारा का सारा चार्ज इस कंडक्टर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा और बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये जो है, ये मेटालिक कंडक्टर, इसको बिल्डिंग से ऊपर बनाया जाता है, थोड़ा सा मतलब बड़ा बनाया जाता है, ताकि पहले लाइटनिंग इसके ऊपर स्ट्राइक करे और सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो ग्राउंड में फ्लो कर जाए थ्रू दिस मेटालिक कंडक्टर। तभी बोला जाता है कि लाइटनिंग में कभी आप छत पे मत जाओ और इसको टच वच मत करो, क्योंकि टच वच कर लिया और डायरेक्ट लाइटनिंग इस पर गिर गई तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। समझ में आई बात। तो लाइटनिंग इस पर गिरती है और यहाँ से ट्रैवल करके नीचे चली जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। क्यों बोलते हैं हम इसको एक लाइटनिंग कंडक्टर, बिकॉज ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स। ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, क्या करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, है ना। तो लाइटनिंग के इफेक्ट से बिल्डिंग्स को बचाने के लिए ये लाइटनिंग कंडक्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। होता क्या है ये, अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन।
तो कंस्ट्रक्शन के टाइम बड़ी सी मेटालिक रॉड को हम बेसिकली बिल्डिंग के किनारे लगाते हैं, है ना, ग्राउंड से उसको कनेक्ट करते हैं ताकि जितना का जितना चार्ज फ्लो हो रहा है, जितना का जितना, जैसे मिनट, जैसे ये बिल्डिंग है ना, तो यहाँ पे होती है जितना का जितना चार्ज, जितना का जितना करंट आ रहा है वो सारा इससे फ्लो होके नीचे चला जाए, है ना। द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। समझ में आ गई बात? इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। अब उसके बाद अगला टॉपिक है अर्थक्वेक, है ना। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अभी जैसे रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक आया था, है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ उससे, घरों का, पैसे का, है ना। तो अर्थक्वेक का क्या होता है? बेसिकली होता क्या है कि ज़मीन के अंदर, है ना, ज़मीन के अंदर ये जो प्लेट्स होती हैं अर्थ की, ये आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग मूव करने लगती हैं, है ना। और एक ऐसे सडन एनर्जी का रिलीज़ होता है। ये एनर्जी फिर क्या होता है कि ग्राउंड पे ट्रैवल करती है, ऊपर तक आती है और फिर इसको शेक करती है ना, ज़मीन हिलने लगती है ना, क्योंकि एक एनर्जी होती है जो इन प्लेट्स को हिला रही होती है ना। उससे ऐसे शेकिंग महसूस होती है जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अब ये होता क्यों है ना, पहले देख लेते हैं। जैसे मैं इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time, है ना। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम तक ये लास्ट करता है, बट बहुत ही ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन ये क्रिएट करता है, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट एंड दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है इससे, ठीक है। समझ में आई बात? अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। पानी में अगर अर्थक्वेक आ रहा है, जैसे पानी होता है ना, तो पानी के नीचे क्या है? ओशन फ्लोर है ना। तो ओशन फ्लोर अगर नीचे से ब्रेक हुआ, ऐसे प्लेट्स मूव करने लगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे मूव करती हैं, है ना, और प्लेट्स होती क्या है। बट अगर ओशन में अर्थक्वेक आया तो ये वेव जनरेट करता है पानी की, ठीक है, वेव जनरेट करता है और ये वेव फिर शोर पे हिट करती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स जनरेट हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं सुनामी, है ना। एक बार इंडिया में भी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था इससे, ठीक है। अब अर्थक्वेक क्यों होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, राइट? सो द ट्रिमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। तो होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है ना। तो जो हमारा अर्थ है ना, वो बेसिकली बना हुआ है किससे? सॉलिड रॉक से, ठीक है। तो सॉलिड रॉक के पीसेज हैं जो फ्लोट कर रहे हैं मेंटल के ऊपर। तो अगर आप देखो अर्थ का एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन तो कुछ ऐसा है कि अंदर एक कोर है, ठीक है, और फिर एक मेंटल है। जो मेंटल होती है ना, दैट इज मेड ऑफ लावा रहता है उसमें, है ना। और इस लावा के ऊपर फिर क्रस्ट है। जो ये सॉलिड वाले जो सॉलिड रॉक्स है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, लावा के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, है ना। ये जो लावा है अंदर, अर्थ के अंदर जो लावा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, है ना। तो जैसे ये जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये नीचे ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अर्थ क्रस्ट। ये क्रस्ट है, ये सॉलिड रॉक है ना। और इसके नीचे है लावा, इसके नीचे पूरा लावा है। तो इसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं। अब कोई चीज़ फ्लोट करेगी, है ना, तो एक जगह तो रहेगी नहीं, स्थिर तो रहेगी नहीं, है ना, टकराएगी ये किसी से, मूव करेगी। तो होता क्या है कि जब भी ऐसी प्लेट्स मूव करती हैं, है ना, तो आपको लग रहा होगा अरे सर ये क्या आप बोल रहे हो आप। देखो जैसे ये ओशियन है, दिस इज ओशियन, और ये पानी है ऊपर, दिस इज वाटर। और ये वाटर के एकदम जब बेड पे जाओगे तो क्या होगा? रॉक मिलेगा ना। तो वो क्या है? दैट इज अ प्लेट इन इटसेल्फ, है ना। इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं, दे आर मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। ऐसी सी प्लेट्स होती हैं, रॉक से बनी होती हैं, है ना। इसके ऊपर भले पानी हो सकता है, जैसे मान लो ये वाली जो प्लेट है ये कुछ इस टाइप की है। अब ये कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पानी है पूरा ऐसे, पर पानी के नीचे क्या है? दिस इज रॉक एंड दिस इज ऑल्सो रॉक। सो दीज आर कॉल्ड प्लेट्स, दीज आर कॉल्ड प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं ये बेसिकली मोल्टन लावा के ऊपर
फ्लोट कर रही हैं जो अर्थ के अंदर है ना। तो होता क्या है कि जब ये फ्लोट कर रही होती है तो ये टकराती है, ये इससे टकराती है, तो उसी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, है ना। अब देखो एक और अच्छे से समझा रहा हूँ हमको। ये ऐसे है, ये अर्थ क्रस्ट है, ये क्रस्ट है देखो, और अंदर ये जो है अंदर आप लाल लाल देख रहे हो, दिस इज मोल्टन लावा, है ना। ये सब क्या है, ये सब क्या निकल रहा है, ये सब लावा निकल रहा है ना। तो अब होता क्या है कि ये इसके ऊपर मूव कर रही है ना। तो ये प्लेट मूव करती है ऐसे, और ये प्लेट इससे टकराती है। अब ये टकराने से क्या होता है, व्हेन दीज प्लेट्स कोलाइड, ऐसे देखो, ये देखो, ये प्लेट इससे टकरा रही है, तो ये प्लेट नीचे जाती है, फिर नीचे जाके ये फिर से लावा में बदल जाती है ना। फिर से लावा फ्लो करता रहता है। बट ये जब टकराई इससे ऐसे, ये टकराने से क्रिएट होता है अर्थक्वेक। बेसिकली मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स क्रिएट्स बेसिकली दिस अर्थक्वेक्स, है ना। तो ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे क्या बनता है, जिससे अर्थक्वेक बनता है। बात समझ आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये जो डिस्टर्बेंस होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगे आपस में, जो डिस्टर्बेंस है ना, इससे क्या आता है, इससे बेसिकली आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है। क्लियर है ना। ट्रिमर्स ऑन द अर्थ, ट्रिमर्स मतलब वही डिस्टर्बेंस, कैन ऑल्सो बी कॉज्ड, ये जो वेव्स होती है ना, शॉक वेव्स होती हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रिमॉर्स बोलते हैं इसको। ट्रिमॉर्स ऑन द अर्थ कैन बी कॉज्ड व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स, वोल्केनो के इरप्शन से भी हो सकता है, और अ मीटियोर हिट्स द अर्थ, और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कैरीड आउट। इन सब चीज़ों से बेसिकली वो वेव जनरेट हो सकती है, जिससे अर्थक्वेक आता है ना। तो बेसिकली अर्थक्वेक में हो क्या रहा है कि जमीन के अंदर टकराव हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रहे हैं, है ना, और उससे एनर्जी जनरेट हो रही है ना, और वो एनर्जी बेसिकली ऊपर जाके शेकिंग प्रोड्यूस कर रही है ना। सिंस अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन्स वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू अकर। इनको हम फॉल्ट जोन भी बोलते हैं, है ना। ऐसी जोन्स जो बहुत वल्नरेबल हैं अर्थक्वेक के लिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक प्लेट्स हैं, है ना, वो आपस में टकराती रहती हैं, तो वहाँ पे फॉल्ट जोन ज़्यादा हैं, या फिर इनको हम सीजमिक जोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेंड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, है ना। ये सब क्या है, ये सब बेसिकली ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जो बहुत ही वल्नरेबल हैं, किसके, आपके इसके अर्थक्वेक्स के, ठीक है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, है ना। तो ये सब आपको याद करना है, कौन कौन से एरियाज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक कितना ज़्यादा इंटेंस है, कितना ज़्यादा मतलब बड़ा है, उसको हम मेजर करते हैं। उसको मेजर करने के लिए भी तो होना चाहिए ना कुछ, कि भाई ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ये कम डिस्ट्रक्टिव है, ये बहुत ही छोटा था, जैसे अभी जो टर्की में आया वो बहुत बड़ा था, है ना। तो इसको हम मेजर करते हैं स्केल की मदद से, जिसको हम बोलते हैं रिचर स्केल। क्या बोलते हैं, रिचर स्केल, है ना। अब रिचर स्केल जो होता है उसमें 1 to 10 वैल्यूज़ होती हैं। जितनी हायर वैल्यू उतना हायर इम्पैक्ट होगा अर्थक्वेक का, मतलब उतना डिस्ट्रक्टिव होगा, है ना। जो रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं, दे हैव अ मैग्नीट्यूड हायर देन 7 ऑन द रिचर स्केल। आई थिंक जो अभी आया था उसका शायद 7.5 के आसपास था, बहुत ही डिवास्टिंग था, है ना। These tremors produce waves on the surface of the earth and these are called seismic waves, है ना। The waves are recorded by an instrument called seismograph. तो seismograph बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस डिस्टर्बेंस को मेजर करता है। होता क्या है इसमें, मैं समझा देता हूँ, ऐसे सिंपल सा होता है। एक रोलर होता है जिसपे ना, जो रोटेट करता है ऐसे, और उस पर पेपर होता है, और यहाँ पे पेन होता है। अब होता क्या है कि बेसिकली ये पेन ना इससे कनेक्टेड रहता है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड रहता है, ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो ये पेन हिलता है, और ये पेन के हिलने से यहाँ पे एक ऐसे वेव सा पैटर्न बनने लगता है, ऐसे 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 बनाता रहता है ये, है ना। तो वही इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम बोलते हैं सीज्मोग्राफ, ठीक है। आप तो बस ये ध्यान रखो कि सीज्मोग्राफ क्या करता है, सीज्मिक वेव्स को बनाता है बेसिकली, है ना। एक और स्केल होता है जिसको बोलते हैं मर्कली स्केल। मर्कली स्केल जो है दैट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, कि कितना इंटेंस था अर्थक्वेक, ठीक है। मर्कली स्केल का जो यूनिट रहता है वो 1 से 12 रहता है, एंड दिस इज अ लीनियर स्केल, है ना। लीनियर स्केल का क्या मतलब है, लीनियर स्केल का मतलब है कि जैसे मान लो
जैसे मान लो कि क्या बोले, जैसे मान लो मरकरी स्केल की रीडिंग 5 आई है ना, अब 5 के करस्पॉन्डिंग जो डिस्ट्रक्शन था वो x था लेट से, है ना। तो अगर डिस्ट्रक्शन 2 गुना हुआ तो उसकी रीडिंग हो जाएगी 10। तो मरकरी स्केल की रीडिंग अगर 10 हुई तो 2 गुना इंटेंसिटी का बेसिकली अर्थक्वेक आया है, तो डायरेक्टली 2 टाइम्स हो जाएगी। जबकि रिचर स्केल में ऐसा नहीं है, है ना। रिचर स्केल में एन इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 मीन्स 1000 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, है ना। मतलब मान लो कि अगर 6 था, 6 मैग्नीट्यूड का रिचर स्केल पे अर्थक्वेक आया, है ना, उसकी एनर्जी ई थी, ठीक है। तो अब जो 8 मैग्नीट्यूड का आएगा उसकी एनर्जी 1000 ई होगी, 2 टाइम्स। ये जैसे दो बढ़ा ना, तो ऐसा नहीं कि ये भी 2 बढ़ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़ा गलत एग्जांपल ले लिया। जैसे मान लो इसमें रिचर स्केल में क्या होगा कि जैसे मान लो 6 मैग्नीट्यूड में एनर्जी ई है, तो जो 8 में एनर्जी होगी +2, तो 8 में जो एनर्जी होगी दैट वुड ऑल्सो बी ई +2, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 1000 गुना बढ़ जाएगा इम्पैक्ट, इसमें 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये था अर्थक्वेक के बारे में। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, रुको देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। वैसे ये ज़्यादातर ना याद करने वाला चैप्टर है, इसमें कुछ समझने वाला है नहीं इतना, तो याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। देखिए कहाँ गया वो चैप्टर।